लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन किया था और देखा था कि ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ के बारे में समझा था, रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में समझा था, रेजिस्टिविटी क्या होता है उसके बारे में समझा था। हाँ, एक चीज मैंने लास्ट क्लास बोलना भूल गया था, वहां पे कॉपी में लिख लेना। रेजिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ये आता होता है आपका ओम मीटर, ओम मीटर, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं ओम मीटर, सर इनवर्स में ओम मीटर या फिर ऐसे, ठीक है। ये इसका ऐसा यूनिट है, ये मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। चलो तो फिर अब आज के क्लास में हम कुछ और नए टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि ये कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है, ओम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, उसको भी देखेंगे। अब बोलोगे सर आपने कल ही तो बताया था कि वेक्टर फॉर्म वो वेक्टर नहीं है, वो करंट वेक्टर नहीं है, वो एक स्केलर क्वांटिटी टेंसर क्वांटिटी है। तो आप कहां से बोल रहे हो कि सर उसका वेक्टर फॉर्म आ गया? उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि कैसे उसका वेक्टर फॉर्म आया, और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि हम कौन सा रजिस्टर जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होता है वो किससे बना हुआ होता है, और उसको देख के हम उसका रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला चीज जो हमें आज सीखना है वो है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी ये क्या होता है, इसको जरा समझते हैं, फिर इसका स्टेटमेंट वगैरह हम सब लिख लेंगे। करंट डेंसिटी क्या होता है? अब हमें पता है करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है करंट, हमें ये पता है, ठीक है। अब मान लो एक सर्टेन एरिया, एक कंडक्टर है, मान लो ये एक कंडक्टर है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो ए है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो ए है। अब यहाँ पे हम जो एरिया है, जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था, हम यहाँ पे एरिया को एज ए वेक्टर क्वांटिटी यूज करेंगे, ठीक है। मतलब एरिया का डायरेक्शन होगा। अब उसका कैसा डायरेक्शन होगा? अगर मान लो ये आपका एरिया है, ये मान लो ये कॉपी है, ये कॉपी मान लो आपका इसका ये वाला एरिया है, तो इसका जो एरिया वेक्टर या एरिया का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इसका एरिया वेक्टर होगा, ठीक है। मान लो अब ये उसका एक कंडक्टर है, यहाँ पे उसका ये एरिया है। अब मान लो करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो करंट डेंसिटी हमारा कितना हो जाएगा? करंट डेंसिटी का मतलब हो जाएगा अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो करंट डेंसिटी या इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं J से, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और J इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? J विल बी इक्वल टू I अपॉन A। यहाँ पे एरिया वेक्टर ए भी एक वेक्टर है और J जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आया करंट डेंसिटी क्या है? पूरा सीधा साधा सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। इसका मतलब करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है? एक यूनिट एरिया पे एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में जितना करंट पास कर रहा होगा उसको हम बोलेंगे करंट डेंसिटी, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा सा कोई चीज नहीं है, बस एक छोटा सा चीज है। क्या? करंट डेंसिटी का मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कितना करंट पास कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं करंट डेंसिटी, या फिर J से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे करंट डेंसिटी के बारे में। तो करंट डेंसिटी क्या होता है समझ में आया? एक यूनिट एरिया में एक यूनिट टाइम में जितना करंट पास हो रहा होगा उसी को हम करंट डेंसिटी बोलेंगे, ठीक है। इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में एक बार लिख लो तो कॉपी में याद रहेगा।
जनरली 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछ लेता है व्हाट इज करंट डेंसिटी, स्टेटेड एसआई यूनिट, ये सब एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लो पहले। करंट डेंसिटी का डेफिनेशन वाइज क्या है इसको जरा देख लेते हैं। द करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड ए कंडक्टर, एक कंडक्टर के अंदर कोई भी पॉइंट पे करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन किया जाएगा, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, इसका मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड लिखो या अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए यूनिट एरिया, ये बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम चीज है, ठीक है। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया, उसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। लेकिन यहां पे और एक चीज है, हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज एट दैट पॉइंट। मतलब क्या होना चाहिए, करंट अगर फ्लो कर रहा है तो करंट हमेशा उस एरिया से या कंडक्टर से नॉर्मल में हो, या मतलब 90 डिग्री प्रोड्यूस या बना रहा हो। जैसे कि मान लो ये एक एरिया वेक्टर है, अगर ये करंट है, करंट और इस प्लेन में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ठीक है। तभी हम करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I अपॉन A, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो Q अपॉन T बाय A, ठीक है। ये आपका करंट डेंसिटी। अब ये जो करंट डेंसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका डायरेक्शन मौजूद है, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब मान लो मैं एक ऐसा चीज ले रहा हूं, मान लो ये एरिया वेक्टर जो है, या जो ये एरिया है ना, ये A है, ये करंट का डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर भी इस तरफ ही होगा अलोंग द करंट का डायरेक्शन। अब अगर मान लो मैं इस एरिया वेक्टर को थोड़ा टिल्ट कर दूं, थोड़ा टिल्ट कर दूं का मतलब क्या है, थोड़ा टिल्ट कर दूं का मतलब है, मान लो मैं एरिया वेक्टर कुछ ऐसा बना दूं, मतलब जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मैं मान लो कुछ ऐसा बना दूं, ठीक है। ऐसा अगर बना दूंगा तो एरिया वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर मेरा ऐसा हो जाएगा A वेक्टर। अब करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट का डायरेक्शन तो ऐसा ही है, इसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। अब ये करंट के साथ ये जो एरिया वेक्टर है ये कितना एंगल बना रहा है, मान लो थीटा एंगल बना रहा है, लेट थीटा एंगल बना रहा है। पहले 90 डिग्री बना रहा था, अभी मान लो लेट थीटा एंगल इसके साथ बना रहा है। अगर थीटा एंगल बना रहा है देन करंट डेंसिटी हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला, इसको अगर, अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको इस A को कंपोनेंट में तोड़ूं तो क्या क्या बनेगा, एक तो ये कंपोनेंट बनेगा, दूसरा ये कंपोनेंट बनेगा। ये अगर थीटा है तो इसके साथ ये वाला क्या हो जाएगा, A cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, A sin थीटा हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, A sin थीटा हो जाएगा। और जो तो करंट डेंसिटी J मेरा कितना हो जाएगा, J विल बी इक्वल टू I अपॉन A cos थीटा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो करंट डेंसिटी अगर जो करंट है और एरिया के बीच में, एरिया वेक्टर के बीच में एंगल अगर थीटा हो जाए तो करंट डेंसिटी मेरा कितना हो जाएगा, I अपॉन A cos थीटा। या फिर इसी से मैं करंट में निकाल सकता हूं, इसको अगर थोड़ा सॉल्व करके लिखें, I विल बी इक्वल टू J वेक्टर इंटू A cos थीटा, ये भी लिख सकता हूं, या फिर इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, J वेक्टर डॉट A वेक्टर, J का वेक्टर डॉट A वेक्टर, ये भी मैं लिख सकता हूं। तो करंट का हमारे पास और एक नया फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, क्या है, J A cos थीटा या फिर J डॉट A, J वेक्टर डॉट A वेक्टर, ठीक है। तो ये था आपका करंट डेंसिटी का कहानी, ठीक है। अब करंट, इसका SI यूनिट कितना हो जाएगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, SI यूनिट अगर निकालें, SI यूनिट कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है, एम्पियर, और ये एरिया है, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, तो एरिया पर मीटर स्क्वायर, सॉरी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो AM टू द पावर -2,
ठीक है, अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन जब पूछता है तो बच्चे जरा घबरा जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछता है उसको जरा देखते हैं। ठीक है, मान लो आपको यहाँ पे तो मैंने स्फेरिकल दे दिया या फिर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया। ठीक है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया जो कि मान लो सर्कुलर है। अब मान लो कोई दूसरा सरफेस दे दे, कोई दूसरा सरफेस दे दे, मतलब मान लो यहाँ पे एक क्यूब रख दे, ये सर्कुलर सरफेस के बदले मान लो एक क्यूब रख दिया जाए। तो अगर क्यूब रख दिया जाए या फिर कोई भी रैंडम सा मान लो एरिया रख दिया जाए, तब कैसे निकालोगे? तब निकालने के लिए हमारे पास और एक फॉर्मूला है या और एक तरीका है निकालने का। फॉर्मूला तो नहीं है, मैं ये बोलूंगा और एक तरीका है निकालने का, जो कि है इंटीग्रेशन वाला तरीका। आइए हमारा, मान लो ये कोई रैंडम सा मैंने एरिया ले लिया। ठीक है, रैंडम सा एरिया ले लिया और ये मान लो करंट का डायरेक्शन हो गया आई, इसके थ्रू से करंट पास कर रहा है और ये एक रैंडम सा एरिया है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा, मान लो ये वाला एलिमेंट, एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा, मान लो ये वाला एलिमेंट, और इस मान लो इस जो टोटल सरफेस एरिया है, इसका टोटल सरफेस एरिया मैं मान लेता हूं S। तो छोटा सा एलिमेंट का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? ds। ये हो जाएगा या नहीं होगा? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर मान लो कोई भी एक रैंडम एरिया है और उसका अगर सरफेस एरिया S है, तो मैं एक छोटा सा एलिमेंट उसमें ले रहा हूं जिसका जो एलिमेंट है ds। अब करंट इसमें से कितना पास करेगा? I विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ सरफेस, जो भी इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, इनटू j डॉट ds। हम ऐसे भी करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन। इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास। इसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेक्स्ट क्लास हम रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इन सब के बारे में सारा क्वेश्चन एक क्लास में करेंगे। ठीक है, तो करंट डेंसिटी क्या है समझ में आ गया? सुप्रिया समझ में आया? करंट डेंसिटी के बाद और एक चीज है, इसके बारे में शायद आप बचपन में भी पढ़े होंगे, कंडक्टेंस। बेसिकली कंडक्टेंस को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल G से। और कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टिविटी क्या होता था? रेजिस्टिविटी होता था कि जो करंट को पास करने में रेजिस्ट करे, मतलब वो कंडक्टर के थ्रू करंट को पास होने ना दे, करंट को पास करने के लिए उसको रेजिस्टेंस दे या फिर उसको रोके, करंट को जाने ना दे। लेकिन उसका उल्टा वही है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है? जितने आसानी से एक कंडक्टर से जितने आसानी से करंट पास कर जाए, जितने आराम से करंट पास कर जाए, उसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। ठीक है, तो इज विथ, इसका मतलब क्या है? कंडक्टेंस का मतलब इज with which current passes through conductor। कितने आसानी से एक करंट कंडक्टर के थ्रू पास कर जाए, उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं उस कंडक्टर का कंडक्टेंस। तो G इक्वल टू क्या होता है? 1 बाय रेजिस्टेंस, 1 बाय R, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस होता है। और इसका जो SI यूनिट होगा, SI यूनिट क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता था? ओम। तो इसका उल्टा, ओम का उल्टा क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स भी बोलते हैं, मोह भी बोलते हैं, MHO, या फिर सीमेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको S से रिप्रेजेंट किया जाता है। जनरली मोस्ट ऑफ द जगह पे S लिखा जाता है, ओम इनवर्स या फिर मोह कम जगह पे यूज होता है, लेकिन तीनों याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने रेजिस्टेंस के साथ साथ रेजिस्टिविटी पढ़ा था। रेजिस्टिविटी क्या होता था? रेजिस्टिविटी उस कंडक्टर का या उस मटेरियल का प्रॉपर्टी होता था, जो कि लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता था। वैसे ही कंडक्टेंस का भी एक प्रॉपर्टी है, या बोल सकते हो कंडक्टेंस का भी एक प्रॉपर्टी है। हाँ, कंडक्टेंस का भी एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? रो से रिप्रेजेंट करते थे। कुछ ऐसे याद करो,
रो से रिप्रेजेंट करते थे, और कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/रो, ठीक है। और इसका जो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स और सीमेन एस मीटर इनवर्स और मो मीटर इनवर्स, ठीक है। ये उसके एसआई यूनिट्स, किसके, कंडक्टिविटी के। कंडक्टेंस क्या है, कितने आसानी से एक कंडक्टर के थ्रू करंट पास कर सकता है, उसका एसआई यूनिट ओम इनवर्स मो सीमेन, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी क्या, तीनों के तीनों है, बस अलग अलग नाम है। और कंडक्टिविटी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी रो, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1/रो, ठीक है। और उसका एसआई यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स और सीमेन मीटर इनवर्स और मो मीटर इनवर्स, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया, करंट डेंसिटी क्या है, कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है। चलो अब जो मेन चीज हमें इसमें समझना है वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, इसको हम थोड़ा समझेंगे, ठीक है। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पे चलेंगे। अब ये वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या है, पहले इसको जरा समझते हैं। मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, एक मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है जिसका लेंथ जो है वो है L, ठीक है, जिसका लेंथ क्या है L, और इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया, मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि है E, ठीक है, और E उसका मैग्नीट्यूड है, मतलब एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है और उसके अंदर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, मान लो E। तो इसके हिसाब से तो पोटेंशियल मेरा कितना हो जाएगा, पोटेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर मेरा कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू, हमें प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर या बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो इसके बीच में दोनों एंड में कितना डिस्टेंस है L और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया E। तो पोटेंशियल मेरा अक्रॉस द कंडक्टर V इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इंटू L होगा या नहीं होगा, E इंटू L होगा या नहीं होगा, होगा। अब फ्रॉम ओम्स लॉ हमने क्या पढ़ा हुआ है, फ्रॉम ओम्स लॉ हमने क्या पढ़ा हुआ है, V इज इक्वल टू IR, ये हमने पढ़ा हुआ है, और R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L/A होता है, दैट इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, I इंटू रो L/A, ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब मान लो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर देखें, V इक्वल टू EL है, V इज इक्वल टू I इंटू रो L अपॉन A है, मैं इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं, देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, E इंटू L इज इक्वल टू I इंटू रो इंटू L अपॉन A, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। अब यहां से L गेट्स कैंसिल्ड बोथ साइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I अपॉन A, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, I अपॉन A इंटू रो, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। और I अपॉन A अभी हमने क्या पढ़ा, I अपॉन A हमारा क्या होता है, करंट डेंसिटी J, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा, J वेक्टर इंटू रो, ये होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो J मेरा कितना हो जाएगा, J इज इक्वल टू E अपॉन रो, ये हो जाएगा। और क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, E इंटू सिग्मा 1/रो हमारा क्या होता है, सिग्मा, या उल्टा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी हमारा क्या होता है, कंडक्टिविटी, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, J वेक्टर इज इक्वल टू E वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इंटू सिग्मा, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। और इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये क्वेश्चन 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है, एक स्टेट द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो डायरेक्ट जो मैंने स्टार्टिंग से बोला, लेट देयर इज ए कंडक्टर
विथ लेंथ L, जिसका पोटेंशियल, जिसके अंदर लेट मान लो मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E दे दिया, देन देयरफॉर वोल्टेज पोटेंशियल इक्वल टू इतना हो जाएगा, और फ्रॉम ओम्स लॉ यहां से डायरेक्ट पूरा उतना लिख देना। 2 मार्क का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा भी गया है प्रीवियस क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ हो गया। समझ में आया या नहीं आया? आंसर समझ में आया? ठीक है, चलो पहले इसको लिख लो फिर आगे चलेंगे। चलो, रेजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, ओम्स लॉ हमने ये तो पढ़ लिया। अब हम रेजिस्टर यूज भी करना चाहते हैं, है ना, और हमने देखा था कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी हमने देखा था कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। इन तीनों के बारे में भी लास्ट क्लास में हमने बात की थी। कंडक्टर क्या होता था, जिसके थ्रू से हमारा करंट पास कर सकता है। इंसुलेटर क्या होता था, जिसके थ्रू से करंट पास नहीं कर सकता। और सेमीकंडक्टर क्या होता था, कुछ चार्जेस वो मतलब अपने हिसाब से हम सेमीकंडक्टर को एज ए इंसुलेटर या फिर एज ए कंडक्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो ये तो समझ गए। अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे हम यूज करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ले लो, वहां पे हमें रेजिस्टर्स की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि मान लो मुझे बहुत ज्यादा करंट आ जाए, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे अगर ज्यादा करंट मिल जाए लेकिन मुझे उतना करंट चाहिए नहीं, ठीक है, तो मैं उसको कैसे कम कर सकता हूं? कम करने के लिए 2 ही चीजें हैं, आइदर मैं ट्रांसफार्मर यूज कर लूं या फिर मैं उसको रेजिस्टर लगा दूं। अगर मैं रेजिस्टेंस लगा दूंगा तो वो करंट को रोक देगा, ठीक है। तो कॉमर्शियली जो रेजिस्टर्स यूज होते हैं बेसिकली वो 2 तरीके के बने हुए होते हैं, ठीक है। एक तो कॉमर्शियल यूज में कॉमर्शियल रेजिस्टर्स, ठीक है, 2 तरीके के रेजिस्टर्स यूज होते हैं। पहला होता है वायर, ठीक है, क्या हम कुछ या फिर ऐसे बोल सकते हो वायर वुंड रेजिस्टर्स। अब ये क्या होते हैं, हम कोई भी कंडक्टर का वायर ले लेते हैं और उसको लपेटते हुए जाते हैं। एक मान लो मुझे रेजिस्टर चाहिए, मैं उसको लपेटते हुए जाऊं तो जितना ज्यादा कॉइल होगा उतना कम करंट उसमें से पास करेगा, क्योंकि लेंथ बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसलिए करंट भी कम जाएगा उसमें से। तो रेजिस्टर में वायर को ऊंड करके, मतलब एक कंडक्टर वायर अगर है, कंडक्टिंग वायर है, उसको मैं लपेट के उसको रेजिस्टर बना सकता हूं, जिसके थ्रू से करंट अगर मैं पास करवाऊं तो नहीं जाएगा, क्योंकि जितना लंबा हमारा रेजिस्टर होगा उतना ज्यादा हमारा रेजिस्टेंस होगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है, ये जो रेजिस्टर हम यूज करने में ये बहुत बड़ा बल्कि हो जाता है, ठीक है। एक तो इतना सारा वायर, उसको बल्कि ज्यादा रेजिस्टेंस के लिए मुझे ज्यादा लंबा तार चाहिए होगा, तो ये बल्कि हो जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी कहीं ना कहीं किसी जगह पे ये वुंड वाला वायर यूज किया जाता है, और जब यूज किया जाता है वो जनरली किससे बना हुआ होता है, वो जनरली मैग्नेनिम, निक्रोम एक्सेट्रा, इन अलॉय से बना हुआ जाता है। ये सारे अलॉय हैं, ठीक है, इस अलॉय से बनाया जाता है। मैग्नेनियम यूज होता है या निक्रोम वायर यूज होता है, ठीक है, कॉन्स्टेंटन भी यूज किया जाता है, तो इस वायर को यूज किया जाता है। लेकिन अब चीजें हैं, आजकल हम चाहते हैं बहुत छोटा छोटा चीज। अब अगर बहुत छोटा, मतलब टीवी भी हमें पतला चाहिए, मोबाइल फोन भी हमें स्लिम चाहिए, तो पतले करने के लिए मुझे इस वायर को तो मैं लगा नहीं सकता, तो उधर यूज किया जाता है कार्बन रेजिस्टर्स, ठीक है, उधर यूज किया जाता है कार्बन रेजिस्टर्स। अब ये कार्बन रेजिस्टर्स मेरे पास अभी है नहीं तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर आप ये वीडियो देखोगे तो मैं ये साइड में उसका एक पिक्चर लगा दूंगा कि कार्बन रेजिस्टर दिखता कैसा है, ठीक है। एक बार वीडियो देख लेना यूट्यूब पे तो आपको दिख जाएगा, ये पता चल जाएगा कार्बन रेजिस्टर क्या होता है, या फिर अगर बुक भी खोल लो, बुक में भी आपको डायग्राम गिवन होगा, ठीक है। तो कार्बन रेजिस्टर्स यूज होते हैं, और ये जो कार्बन रेजिस्टर्स होते हैं ये किससे बनाए जाते हैं, कार्बन ब्लैक से बनाए जाते हैं, क्योंकि कार्बन हमारा एक कंडक्टर होता है, कार्बन ब्लैक यूज होता है। प्लस उसके साथ साथ हम यूज करते हैं मिट्टी,
क्ले एंड रेजिन बाइंडिंग इसको यूज करके इसको एक सिलिंड्रिकल शेप में इसको बंद कर दिया जाता है। अब इसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि ये बहुत छोटा बनता है, सस्ता होता है, और तीसरा ये बहुत हाई रेजिस्टेंस हमें प्रोवाइड कर सकता है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, एज कंपेयर टू दिस हमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड करता है। अब अगर मान लो मैं ऐसे कार्बन रेजिस्टर आपको 4-5 दे दूं, वहां पे आपको दिखेगा कि जो रेजिस्टर होता है ना, जनरल में इसका डायग्राम बना देता हूं अगर हो पाए तो अच्छे से, कुछ ऐसा दिखता है हड्डी के तरह। ठीक है, इधर से एक वायर निकला रहता है, इधर से एक वायर निकला रहता है। इसके ऊपर कुछ कलर कोडिंग या कलर के स्ट्रिप्स इसके ऊपर बनाए जाते हैं। ठीक है, कुछ कलर के स्ट्रिप्स बनाए जाते हैं। अब ये जो कलर के स्ट्रिप्स बनाए जाते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है? इससे हमें पता चलता है कि वो उसका रेजिस्टेंस कितना है, वो जो कार्बन रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस कितना है वो हमें पता चलता है बाय सीइंग दिस कलर स्ट्राइप्स। तो कैसे हम कलर स्ट्राइप को देख के उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं उसको अभी समझेंगे। उससे पहले मैं एक टेबल यहाँ पे नोट डाउन करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, उसको पहले नोट डाउन कर लेना, फिर हम समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें हमारे पास क्या क्या कॉलम्स हैं, एक एक कलर का, फिर नंबर का, फिर मल्टीप्लायर का, फिर टॉलरेंस का। ठीक है, 4 कॉलम है। पहले इस टेबल को समझते हैं फिर आगे चलेंगे। ठीक है, 4 कॉलम है। यहाँ पे मैंने साइड में पहले कॉलम में मैंने कुछ कलर्स लिखे हुए हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर। और यहाँ पे मैंने उसके करस्पॉन्डिंग में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ये मैंने जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है इसलिए लाइन ड्रॉ किया हुआ है ताकि कोई मिसमैच ना हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लायर यूज लिखा हुआ है। अब यहाँ पे चीज ये है कि इस टेबल को आपको याद रखना होगा। ठीक है, मैं ये सच में बता रहा हूं, इस टेबल को आपको याद रखना होगा टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन गिवन इन योर एग्जाम पेपर। ठीक है, अब दिक्कत यह है कि ये कलर के साथ साथ नंबर कैसे याद रखें। तो अगर ये सीरियल आपको याद हो जाए, ये जो सीरियल है, कलर का सीरियल है, तो इधर कोई दिक्कत नहीं होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। तो इसको याद रखने के लिए क्या इसका एक न्यूमोनिक्स हम पढ़ते हैं जो कि है बीबी रॉय, ROY, बीबी रॉय ऑफ G for great, B for Britain, has V for very, G for good और W for wife। ठीक है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ऐसे आप अगर याद रख लो तो नंबर याद हो जाएगा। B फॉर ब्लैक, B फॉर ब्राउन, R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो। ये हो गया बीबी रॉय। ऑफ का कुछ नहीं है, ग्रेट का ग्रीन, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, ब्रिटेन में जो B है उसका मतलब है ब्लू, वेरी V में जो है वो वायलेट, G फॉर जो है वो गुड का मतलब G मतलब ग्रे, और व्हाइट W मतलब व्हाइट। ठीक है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव ए वेरी गुड वाइफ। और लास्ट में बाकी 3 कलर याद रखना है, गोल्ड, सिल्वर और नोबेल। गोल्ड सिल्वर में कोई नंबर या मल्टीप्लायर नहीं है, ये बस टॉलरेंस लेवल है। ठीक है, अब क्या है, क्यों है, इसको जरा समझते हैं, या कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं उसको जरा समझते हैं। पहले इस टेबल को नोट डाउन कर लो, साइड में ये लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है, याद करने के लिए ये आसानी होगी। अब कुछ एग्जाम्पल लेके हम चलेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हम पता कर पाएंगे कि हम कैसे इसको यूज करके एक कार्बन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस हम बता सकते हैं। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर लो। इस पे देखते हैं कि इस टेबल को यूज करके हमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, या हम कैसे पहचाने कि एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, या कार्बन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है। मान लो आपके पास एक रजिस्टर है, ठीक है, जिसमें 4 बैंड्स हैं, 4 बैंड है, और मान लो पहला वाला है रेड, दूसरा वाला भी मान लो कलर रेड है,
तीसरा वाला भी मान लो कलर रेड है, और उसके बाद वाला जो फोर्थ कलर है वो मान लो गोल्ड है। ठीक है, मान लो ये एक रजिस्टर है जिसमें आपको ये 4 कलर के बैंड देखने को मिले। तो पहला वाला जो रेड है वो रेड रिप्रेजेंट करता है नंबर को। ठीक है, रेड रिप्रेजेंट करता है नंबर को। तो रेड का नंबर क्या है, यहां पे देखिए, अगर 2 फिर और एक है रेड, तो उसका मतलब क्या हो गया, और एक नंबर 2 फिर तीसरा जो ये है, तीसरा जो बैंड है वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लायर को। हमेशा याद रखना, जो तीसरा वाला बैंड है वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा मल्टीप्लायर को। तो तीसरा मल्टीप्लायर क्या है, रेड है, तो रेड का क्या है 10 to the power 2, तो इधर लिखोगे इंटू 10 to the power 2। ठीक है, 10 to the power 2। और फिर गोल्ड है, गोल्ड का क्या है टॉलरेंस, तो 5% टॉलरेंस, तो उसके बाद लिखोगे ±5%। तो रेजिस्टेंस ऑफ दिस कार्बन रजिस्टर जिसमें 3 रेड बैंड है और एक गोल्ड बैंड है, कितना हो गया 22 इंटू 10 to the power 2 ओम, और जिसका रेजिस्टेंस क्या है प्लस माइनस, या टॉलरेंस लेवल क्या है ±5। ठीक है, चलो अब मान लो रेड ना हो के कुछ दूसरा कलर का हो, मान लो और एक रजिस्टर है। ठीक है, जो पहला वाला बैंड है वो है मान लो ब्लैक, दूसरा वाला जो है वो मान लो थोड़ा रंग बिरंगा करते हैं ग्रीन। ठीक है, तीसरा वाला जो बैंड है मान लो वो हो गया वायलेट, और चौथा वाला जो बैंड है वो मान लो हो गया सिल्वर, ये सिल्वर कलर का है। अब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो रेजिस्टेंस R निकालने के लिए पहले है ब्लैक का नंबर क्या है 0, तो 0 लिख दो। फिर आता है नेक्स्ट में क्या है ग्रीन, तो ग्रीन क्या है कहाँ है 5, तो 0 5। फिर नेक्स्ट बैंड क्या है वायलेट, थर्ड बैंड मैंने क्या बोला, थर्ड बैंड हमेशा रिप्रेजेंट करता है कि वो मल्टीप्लायर है, तो वायलेट है, तो वायलेट का मल्टीप्लायर कितना होगा 10 to the power 7, तो 0.5 इंटू 10 to the power 7। फिर नेक्स्ट क्या है सिल्वर का मतलब टॉलरेंस लेवल, टॉलरेंस कितना है 10%, तो ±10% ओम। ठीक है, अब 10%, अच्छा ये टॉलरेंस का मतलब क्या है पहले इसको समझ लो। टॉलरेंस का मतलब क्या है कि हम इस पे अगर इतना रेजिस्टेंस है उससे अगर थोड़ा ज्यादा भी रेजिस्टर या करंट हम बेच देते हैं, मान लो 10% का ज्यादा करंट भी बेचते हैं तब भी ये कार्बन रेजिस्टर सह जाएगा। लेकिन अगर तो और उससे ज्यादा करंट बेचते हैं तो वो सह नहीं पाएगा, जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, मान लो और एक तीसरा भी ले लेते हैं। मान लो ये एक रजिस्टर है, ठीक है, इसमें मान लो पहला वाला जो बैंड है वो है ब्राउन, फिर दूसरा वाला जो है वो है ब्लैक, और तीसरा वाला जो है वो मान लो है ग्रीन। इसमें चौथा बैंड है ही नहीं। ठीक है, मान लो ये 3 बैंड हैं और जो 3 बैंड में ब्राउन ब्लैक और ग्रीन गिवन है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा चेक कर लो। R इज इक्वल टू ब्राउन है, तो ब्राउन के लिए कितना है नंबर 1, तो 1 लिखो। फिर क्या है ब्लैक क्या है 0, तो 0। फिर आता है थर्ड वाला क्या है ग्रीन, तो थर्ड वाला ग्रीन है, ग्रीन कहाँ गया ये जिसका मल्टीप्लाई, और मैंने क्या बोला था हमेशा याद रखना थर्ड बैंड जो होता है वो मल्टीप्लायर होता है। ठीक है, तो थर्ड बैंड क्या हो गया ग्रीन, तो क्या हो जाएगा 10 to the power 5, तो इंटू 10 to the power 5। और इधर लास्ट में कोई बैंड नहीं है, जब कोई बैंड नहीं होता, ठीक है, जब कोई बैंड नहीं होता, नो बैंड जब है उसका टॉलरेंस लेवल कितना है 20%। तो फोर्थ में अगर कोई बैंड नहीं है तो मतलब उसका टॉलरेंस लेवल 20% है, तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या लिख दोगे 20%, और ये उसका उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस निकल के आता। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक कार्बन रजिस्टर है इसका कलर कोडिंग हम ऐसे करते हैं, उसके लिए हमें ये टेबल दिमाग में होना जरूरी। ठीक है, कोई भी आप देखो कोई भी कलर ऐसा नहीं है, ऐसा
ऐसा नहीं है कि आप अपने मर्जी से कोई भी कलर डाल दो, बेबी पिंक, हॉट पिंक, वो सब यहाँ पे नहीं चलता। यहाँ पे बस यही कलर ही चलता है, ठीक है। वो कलर, बाकी जो कलर वो केमिस्ट्री में है, क्रिम्सन रेड, ये रेड, वो रेड, वो सब केमिस्ट्री में है। इधर फिजिक्स में सीधा सीधा 9 या 11 कलर हमारे पास है जो यूज होता है हमारा कलर कोडिंग ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है। समझ में आया कैसे यूज होता है या कैसे किया जाता है कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स। आज के क्लास के लिए मैं इतना ही रखता हूं। नेक्स्ट क्लास हम रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, ओम्स लॉ, इसके ऊपर जो छोटे मोटे क्वेश्चंस हमारे एंट्रेंस लेवल में हो या बोर्ड लेवल में हो जो बन सकते हैं, उसको हम पूरा एक क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे, लगभग 15-20 क्वेश्चंस करेंगे, तो कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो आज नेक्स्ट क्लास में आज जो पढ़ाया और लास्ट क्लास जो पढ़ाया था दो, ताकि न्यूमेरिकल्स लगाने में आसानी हो। फिर बोलोगे सर न्यूमेरिकल्स हो नहीं रहा है, बहुत डिफिकल्ट है। पहले पढ़ के आ जाना, फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।